नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बाघों के संरक्षण में उत्तराखंड देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। साल 2008 में प्रदेश में बाघों की संख्या 179 थी और साल 2018 में 442 पहुंच गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर 2018 में की गई बाघों की गणना के मुताबिक मध्य प्रदेश के 526 और कर्नाटक में 524 के बाघ पाए गए हैं। वहीं गणना के मुताबिक उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा है। हालांकि 2022 में की गई बाघों की गणना के अभी आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी इस बात को लेकर खुश हैं कि उत्तराखंड में बाघों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व के साथ ही तराई और बाबर क्षेत्र के 12 वन प्रभागों में बाघों का निरंतर बढ़ावा हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर बाघों की जो गणना संपन्न की थी वो 2018 में हुई थी, जिसके आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में 442 बाघ हैं। इसके बाद अगली साइकिल में 2022 में ये कार्रवाई की गई, जिसमें पूरे देश के आंकड़े तो अभी जारी किए गए हैं, लेकिन अभी राज्यवार और टाइगर रिजर्वार आंकड़े अभी जो है वो आने बाकी हैं। लेकिन जो आंकड़े पिछले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जारी किए, उसके अनुसार शिवालिक का जो क्षेत्र है वहां पूरे भारत में विगत साइकिल और अब के बीच में लगभग 150 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब इस वृद्धि का जो प्रभागवार या टाइगर रिजर्वार जो आकलन है उसको आने में भी समय लगेगा, लेकिन इस क्षेत्र में पिछली जो हमारी गिनती है उससे अपेक्षाकृत कहीं वृद्धि हुई है। ऐसा अभी जो जानकारी भारत सरकार द्वारा दी गई है उसके अनुसार ऐसा स्पष्ट है। प्रदेश सरकार द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है और वहीं अतिक्रमण के मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी भी अतिक्रमण का विरोध करती है, लेकिन जिस जगह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है उन लोगों को विस्थापित करने का काम किया जाए। और उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सिर्फ अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उन्हें बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हम भी चाहते हैं अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन पहले सरकार उन अधिकारियों पर कार्रवाई करे जिनके कार्यकाल में अतिक्रमण हुआ है। दूसरा, जो अतिक्रमणकारी हैं उनका रिहेबिलिटेशन का क्या होगा, उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने कुछ सोचा है? अगर कहीं अतिक्रमण हुआ है तो उनको कहां बिठाया जाएगा, पहले सरकार ये भी तो तय करे। ये नादिरशाही फरमान से लोकतंत्र में काम नहीं चलता है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत तरीके से व्यवस्थाएं होती हैं। सरकार पहले सुनिश्चित कर ले कि जिनको हटाने जा रही है उनको कहां पर बसाएगी, या उनको सड़क पर तो नहीं पटका जा सकता है। लोक कल्याणकारी सरकार की पहली पहचान है कि वो अपनी जनता का ध्यान रखें। उत्तराखंड में एक बार फिर मंदिरों में मर्यादा बनाए रखने की चर्चा जोरों पर होने लगी और हरिद्वार में महानिर्माणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि 80% वजन ढका होने पर ही मंदिरों में दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। इस बयान के बाद प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है और सियासी दल के प्रतिनिधि इस बात का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि धामों की अपनी एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा का पालन होना जरूरी भी है। और साथ ही तीर्थ पुरोहित विजय सती ने कहा कि जिस तरीके से आजकल कम कपड़े पहनने का ट्रेंड चला है वह धामों और मंदिरों की मर्यादा के अनुरूप नहीं है, जिसका विरोध किया जाना चाहिए। भारत के अनेकों मंदिरों में ये परंपरा रही है और आज भी दक्षिण भारत से लेकर के मध्य भारत, महाराष्ट्र आदि राज्य में अभी पिछले दिनों ये हुआ है। आजकल जो समाज में एक प्रचलन चल रहा है उस पर सचेत रहने की आवश्यकता है। तो इसके लिए मैंने आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि जो माताएं बहनें अपने परिवार के साथ में युवा अवस्था की कन्याएं जो आती हैं उनके जो वस्त्रों का पहनावा है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए।
तो उसके लिए कहा गया, कई बार ऐसे वस्त्र पहन करके कई बार ऐसी आपत्तिजनक स्थितियां दिखती हैं, समाज में उससे एक अलग ढंग का संदेश जाता है। तो उसके लिए हमने एक पहल की है और लोगों से अपील किया है कि जो भी गार्जियन या उनके माता पिता या परिवार के लोग साथ में आते हैं उनको समझाएं। युवावस्था के बच्चे जो हैं वो जल्दी हर प्रकार की बुराई की तरफ आकर्षित होते हैं, तो इस पर अंकुश लगना आवश्यक है और उनको ये सुझाव दिया गया है। बिल्कुल स्वागत योग्य फैसला है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारी पीढ़ियों को, हमारे समाज के लोगों को, महिलाओं को, हमारे बेटों को ये पता होना चाहिए कि हर जगह का अपना एक डेकोरम होता है, हर जगह की अपनी एक गरिमा होती है। यदि हम उसी हिसाब से परिधान पहने तब तो हम मैच्योर समाज कहलाएंगे। आप डिस्को में, आप पब में, आप पार्टीज में, आप शादियों में, आप शॉपिंग में कुछ भी पहने, किसी को कोई लेना देना नहीं है, हम लोकतंत्र में हैं। लेकिन जब आप हमारे धार्मिक स्थलों पर जाएं तो किसी की भावनाएं आहत ना हो। हमारे पूजनीय देवी देवता, आराध्य देवी देवताओं के सामने जब आप जाएं तो पूरे सम्मान के साथ जाएं और उसी परिधान में जाएं जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति सभ्यता है। तभी मुझे लगता है कि दूसरे देश भी आपका अनुकरण और अनुसरण करेंगे। जो कहा गया है कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमने अपने धर्म को पहले सम्मान देना है, तभी दूसरे भी उससे सम्मान देंगे। कि आप जानते हैं कि इस वर्ष अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में धामों के कपाट खुल चुके थे और जिस प्रकार से इस वर्ष लगातार मौसम प्रतिकूल रहा, धामों में लगातार वर्षा होती रही, बर्फबारी होती रही। खास करके हम केदारनाथ धाम की बात करें तो वहाँ पर पैदल मार्ग पे भी काफ़ी बर्फबारी रही है, ग्लेशियर भी टूटने की घटनाएं वहाँ पर हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़े उत्साह के साथ में धामों में पहुँच रहे हैं और अभी तक जो लगभग बद्रीनाथ और केदारनाथ की हम बात करें तो लगभग 13 लाख के आसपास यात्री श्रद्धालु वहाँ दोनों धामों में पहुंच चुके हैं और पूरे प्रदेश में 4 धाम की बात करें तो 20 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक। लव जिहाद को लेकर उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के बयान के बाद कांग्रेस ने इस पर टिप्पणी की है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने रेखा आर्या के बयान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान देते वक्त उनको मंत्री पद और संविधान की गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए। बता दें कि बीते दिनों मंत्री रेखा आर्या ने कहा था कि इन मामलों को देखते हुए हमें सतर्क रहना चाहिए, खासतौर पर जिन बालिकाओं ने केरला स्टोरी नहीं देखी है उन्हें यह देखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि इस स्टोरी में इस घटना की विस्तृत जानकारी है कि किस तरह से धर्म विशेष के लोग माइंड वास करते हैं। देवभूमि है और इस देवभूमि को कुछ लोग जो है कलंकित करना चाहते हैं और कुछ लोग अपनी गलत मंशा के साथ में गलत आचरण को अपनाते हुए देवभूमि के आचरण के विपरीत आचरण को अपना रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को ही सजग होना चाहिए, हम उत्तराखंडियों को ही सजग हो जाना चाहिए। और खासकर बेटियों से तो मैं ये कहूंगी कि यदि आपने द केरला स्टोरी नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखने का काम करें। द केरला स्टोरी में वो सब घटनाएं हैं, वो हिंदू लड़कियां हैं जिनको किस प्रकार से भ्रमित करके, माइंड वॉश करके, किस प्रकार से उनको कौन सी दिशा की ओर डाइवर्ट किया जाता है, यह सब हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह रहेगा बालिकाओं से, महिलाओं से कि हम सब लोग जो है अलर्ट रहें। आज का समाज जो है वो बड़ा ही शातिराना ढंग से हमारी बेटियों को या महिलाओं को जो कि बहुत मासूम मन की होती हैं और जो कि भोले मन की होती हैं, उनको भटकाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से की गई मित्रता पे भी हमें सजग रहना चाहिए। और बेहतरीन तो मैं यही कहूंगी कि कैबिनेट मंत्री हैं और संभवतः वो संविधान उन्होंने पढ़ा होगा, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, नियम कानून भी पढ़े होंगे, तो उनको एक मंत्री के रूप में जो उन्होंने शपथ ली है उसको याद रखना चाहिए और तभी कुछ इस तरीके की टिप्पणी करनी चाहिए। अब हम पूछ रहे साहब तलब तो क्या था, लेकिन वो तलब करे हुआ नतीजा क्या हुआ, अभी तक तो कुछ देखने को आया नहीं। तो खाली
छवि सुधारने के लिए ये कहते हैं कि तलब कर लिया है, इससे काम चलने वाला नहीं है। एक्शन करके दिखाएं तो अच्छा लगेगा। आपको लग रहा है कि अति उत्साह? मैं इसको उत्साह तो नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि एक जब लंबा समय हो जाता है एक्टिंग करते करते तो आदमी अपने स्वाभाविक रूप में आ जाता है। जो स्वाभाविक स्वरूप है बीजेपी के मंत्रियों का वो सामने आता है। हाँ भाई, ठीक है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में 11 जून को होने वाले वन दरोगा भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र को जारी किए जाएंगे और इस परीक्षा में 51,000 से अधिक युवाओं के शामिल होने की संभावना है। बता दें कि नकल के आरोप के चलते पूर्व में रद्द हुई भर्ती परीक्षा को फिर से कराने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली और आयोग के मुताबिक ये परीक्षा 11 जून को 11 बजे से 1 बजे के बीच होगी और इसके लिए 8 जिलों में 139 केंद्र बनाए गए हैं और आयोग ने आवेदकों को परीक्षा के लिए 10:30 बजे से पहले केंद्र में प्रवेश लेने को कहा है। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट नवंबर और दिसंबर में प्रस्तावित है और इसको लेकर सरकार अपनी तैयारियां में लगी हुई है और वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सवाल उठाया है कि प्रदेशाध्यक्ष का कहना है कि इन्वेस्टर मीट को लेकर 100 करोड़ रुपए का एमओयू सरकार ने साइन कर लिया है और लेकिन प्रगति रिपोर्ट अभी तक शून्य बनी हुई है। वहीं उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अब इन्वेस्टर मीट को लेकर सिंगापुर में रोड शो करने वाले हैं और ऐसा ना हो कि यह इन्वेस्टर मीट सिर्फ सैर सपाटे तक ही सीमित रह जाए। सिंगापुर दुबई में इसका वो होगा। इन्वेस्टर्स समिट जो रविंद्र जी ने किया था उसमें कुछ आए भी और कुछ नहीं भी आए। वो कोशिश थी और ये हर मुख्यमंत्री अपने यहाँ कोशिश करता है, लेकिन जो अब होने जा रहा है ये तो गजब हो रहा है। पहले तो मैकेंजी लाए इन्वेस्टर्स लाने के लिए, उनके संग 100 करोड़ के आसपास का एमओयू भी कर लिया, लेकिन 6 महीने में प्रगति जो है शून्य है। और मैकेंजी ऐसी है जिसपे ईडी का छापा पड़ गया कंपनी में और 2 स्टेट्स में वो ब्लैकलिस्टेड भी है। और अब मुख्यमंत्री जी सिंगापुर इत्यादि में रोड शो करने वाले हैं। मुझे लगता है सैर सपाटे तक ये सीमित ना रहे और वाकई में सच में अगर कोई इन्वेस्टमेंट आती है और यहाँ काम करने का माहौल हो तो निश्चित ही सब आएंगे। जिस तरीके का माहौल, अराजक माहौल प्रदेश में बन रहा है, ऐसे में कौन इन्वेस्टर? हाँ भाई, ठीक है। वीकेंड के चलते हरिद्वार फुल पैक हो चुका है और हाईवे से लेकर हरिद्वार के गलियारों में यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी है और नेशनल हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर का जाम चारधाम और उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए मुसीबत बन गया है। वहीं पुलिस प्रशासन की तमाम व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है और जाम के कारण लोग अपने घरों में ही कैद हो गए हैं और हरिद्वार समस्त पार्किंग भी फुल होने के कारण यात्री सड़क पर ही अपनी गाड़ी लगाकर ही हर पौड़ी पहुंच रहे हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने रतन सिनेमा रोड स्थित एसआरएस मॉल में प्रेस वार्ता की और इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रेस वार्ता में बोलते हुए अजय भट्ट ने कहा कि मोदी जी को 9 साल पूरे हो गए और इससे पूरे देश का कायाकल्प हुआ है और आज दुनिया में कोई भी घटना होती है तो सबकी नजर भारत की तरफ रहती है। इस दौरान उन्होंने आईएमएफ का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में वित्तीय स्थिति बहुत आगे बढ़ रही है।
9 साल पूरे हुए हैं मोदी जी को सत्ता में आए, इससे पूरे देश का कायाकल्प हो गया है। आज दुनिया की शक्तिशाली पावर भारत बनने जा रहा है। कोई भी घटना दुनिया में होती है तो सबकी नजर आज भारत की तरफ रहती है। अभी मॉर्गन स्टैनली ने जो बयान दिया है वो पहली बार किसी वित्तीय संस्था का बयान आया है जो इंटरनेशनल लेवल पर देती है। आज तक कभी उन्होंने हमारे पक्ष में नहीं दिया है। इस बार उन्होंने कहा है, IMF ने कहा है कि भारत की वित्तीय स्थिति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में और तेज रफ्तार से आगे बढ़कर हम नंबर 1 हो सकते हैं। ब्रांडेड कंपनियों का नकली सीमेंट बनाने की एक फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए नकली सीमेंट के करीब 1250 कट्टे और अलग अलग कंपनियों के 1250 नकली खाली कट्टे बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है, जबकि कंपनी का मालिक फरार बताया जा रहा है। और नकली सीमेंट का फैक्ट्री का खुलासा करते हुए SSP STF आयुष अग्रवाल ने बताया कि नकली सीमेंट बनाए जाने से संबंधित कुछ दिनों से ही सूचनाएं प्राप्त हो रही थी और मुखबिर की सूचना पर उत्तराखंड STF और कोतवाली काशीपुर पुलिस द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें विभिन्न अपराधों में सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। DGP महोदय के निर्देशों के क्रम में इसी में कल हमारी STF टीम को एक सफलता मिली, जिसको ज्वाइंटली इंस्पेक्टर MP सिंह साहब जो कि STF के कुमाऊं क्षेत्र के प्रभारी हैं और इंस्पेक्टर रतुड़ी जो कि काशीपुर कोतवाल है, ऐसी सूचना थी कि टाडा क्षेत्र में जो मारिया स्कूल है उसके बगल में एक गोडाउन में नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री एक गतिमान है। इस सूचना पे टीम के द्वारा दबिश दी गई तो मौके पे एक कमल सागर नाम का व्यक्ति पकड़ा गया, जिसकी बाद में गिरफ्तारी हमने सुनिश्चित करी। वहां पे कुल 1250 विभिन्न ब्रांड की, जिसमें ACC, बांगर और माइशियम से लेकर के अल्ट्राटेक सीमेंट की बोरियां थी। 1200 के करीब में लगभग वहां पे खुली बोरियां थी जो कि नहीं भरी गई थी। इसमें जो प्रकाश में आया जो कि लॉजिस्टिक और अन्य चीजें थी और जो कस्टमर और अन्य जो डीलिंग देखता था, ये मुख्य रूप से वसीम है। इसमें पूर्व में भी रामपुर और ये मूलतः रामपुर का रहने वाला है। इसमें यूपी और उत्तराखंड में पहले से मुकदमे पंजीकृत है। अभी यह फरार है। जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के और सारे डीलिंग का काम देखता था और ये गोडाउन संचालित करता था, कमल सागर। जुलाई महीने में शुरू होने वाले नीलकंठ की कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अपनी तैयारियां शुरू कर दी और DM पौड़ी आशीष चौहान ने लक्ष्मण झूला में कावड़ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। मौके पर जनपद पौड़ी के पुलिस कप्तान श्वेता चौबे भी बैठक में उपस्थित हुई और DM ने जिला पंचायत, नगर पंचायत और नीलकंठ मंदिर समिति के सदस्यों को कावड़ मेले के दौरान बेहतर साफ सफाई के इंतजाम करने के निर्देश दिए और साथ ही पर्याप्त संख्या में सुलभ, स्थायी और मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया। उधम सिंह नगर जनपद में सरकारी जमीन से हटाए जा रहे अतिक्रमण और बांटे गए नोटिस के विरोध में किच्चा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रुद्रपुर के विकास भवन में धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि अगर 30 से 40 वर्षों से बसे हुए लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा उजाड़ा जाएगा तो इससे पहले उनको बसाने की व्यवस्था की जाए ताकि उनके सामने रहने की दिक्कत ना आए। और साथ ही उन्होंने कहा कि अतिक्रमण की आड़ में पुलिस पैसा लेकर लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है और बिल्डरों के काम को पैसा लेकर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि वहीं मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा के द्वारा राजेश शुक्ला को आश्वासन दिया गया कि किसी भी दशा में लोगों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। कि जो लोग राज्य के आबादी के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, जो यहाँ पर डेमोग्राफिकल चेंज कर रहे हैं,
जो किसी मजार या किसी धार्मिक स्थल को बनाकर उसकी आड़ में यहाँ आकर के कभी जमीनें कब्जा कर रहे हैं, ऐसे लोगों का अतिक्रमण हटाया जाए। लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारियों की गलती से या उनकी बदनीयती से इसमें ऐसे 30-40 साल आबादी से पुराने जो लोग बसे थे उनको उजाड़ने का काम शुरू हो गया। इस पर मुख्यमंत्री ने फिर दोबारा स्पष्ट किया, उन्होंने बयान दिया कि हमारी मंशा जो खत्ते हैं, जो आबादियां हैं, जो गोठ हैं, जहां 40 साल से 30 साल से लोग रह रहे हैं, उन्हें उजाड़ना नहीं है। उसके बावजूद भी मैंने देखा पन्नारे में नोटिस दे दिए गए और जगहों पर नोटिस दे दिए गए। नगला में लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। मेरे विधानसभा क्षेत्र के कौन सी कॉलोनी है वो, रेलवे के पास बेदी मोहल्ले में करना शुरू कर दिया, पुलभट्टे पे करना शुरू कर दिया। जो भी अतिक्रमण की ड्राइव चल रही है पूरे जनपद में, उसके संदर्भ में बैठक आयोजित की गई थी। आज किच्छा से कई लोग आए थे और माननीय पूर्व विधायक महोदय भी आए हुए थे। तो इसमें एक ही बात हमको कहना है कि जो भी अतिक्रमण की कार्रवाई है वो नियमानुसार होगी। जिस भी संबंधित विभाग की है उसकी जिम्मेदारी है, वो बताएंगे कि कितना सही है, कहाँ तक उनकी जद है। उसमें यदि किसी तरीके का कंफ्यूजन है तो कंसर्न एसडीएम हमारे वो कोऑर्डिनेट करेंगे, वो देखेंगे अगर किसी की आपत्ति है कि कितने फीट हटना है, कितने फीट नहीं हटना है, और जो भी होगा वह नियमानुसार होगा। किसी के साथ भी गलत नहीं किया जाएगा। प्रशासन पूरी तरीके से नियमों को ही फॉलो करके कार्रवाई करेगा। उधम सिंह नगर जनपद के पुलवट्टा थाना पुलिस और एसटीएफ की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया गया और जिसके कब्जे से टीम के द्वारा लगभग 3 किलो अफीम बरामद की गई है और जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30 लाख रुपए बताई जा रही है। और मामले का खुलासा करते हुए उधम सिंह नगर जिले के एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि अफीम को उत्तर प्रदेश के फरीदपुर से बरेली लेकर उधम सिंह नगर जनपद में सप्लाई करने का काम किया करता था। देखिए, नशे के खिलाफ जो है उत्तराखंड पुलिस बहुत सख्त रवैया अपनाती रहती है और इसी क्रम में हम निरंतर नशे के खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं। इस क्रम में हमें उत्तराखंड की एसटीएफ और उधम सिंह नगर की थाना पुलभट्टा पुलिस टीम को एक संयुक्त ऑपरेशन इन्होंने किया है। इसमें बहुत बड़ी सफलता हमें मिली है। इसमें हमने लगभग 3 किलो अफीम बरामद की है। अभियुक्त राकेश कुमार जो थाना फरीदपुर जिला बरेली उत्तर प्रदेश का निवासी है, इसको हमने 3 किलो अफीम और एक मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। इस क्रम में हम आगे भी विवेचना करके इसकी कड़ियां जोड़ेंगे और इसकी सप्लाई चेन को हम और भी गहनता से इसकी जांच करेंगे। देखिए, ये फरीदपुर बरेली का निवासी है और इसी एरिया में अफीम की खेती भी होती है, लेकिन लीगल खेती के साथ साथ इलीगल भी इसको ये सप्लाई कर रहे हैं और ये जो है पूरा इलीगल तरीके से इसको बेच रहा था। तो वहीं से बरेली से ये लाने का मामला भी सामने आया। मार्केटिंग कीमत कितनी होगी इसकी? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत जो है लगभग 30 लाख के आसपास है। नेतृत्व में एसटीएफ यहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रही है। थानाध्यक्ष निरंतर कार्रवाई करती आ रही है। रोड के सिविल लाइन्स इलाके के बस स्टैंड पर 4 युवकों को हुड़दंग मचाना भारी पड़ गया और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हुड़दंग मचा रहे चारों युवकों को हिरासत में ले लिया और पुलिस ने चारों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है और पुलिस ने युवकों के नाम भानु प्रताप, रोहित और प्रमाण बताए हैं। इसी बीच देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनाते हैं। के जीवन को भगवान ने हमको दिया है तो हमको कुछ अलग काम भी करना है और इस जीवन को सफल और सार्थक बनाना है। तो ये सफल और सार्थक कैसे बनाएंगे, ये हमारे ही अपने हाथ में है। अगर हमारे अंतर्मन से ये आवाज आएगी कि हमें इस जीवन को सफल और सार्थक बनाना है तो मैं कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती कि आप भी विशिष्ट बन जाओ जिस प्रकार से आपका जीवन है। तो आज के इस अवसर पर आइए हम सब मिलकर क्वालिटी एजुकेशन, रोजगार, स्वरोजगार सृजन हेतु सार्थक प्रयास करते हुए एक समृद्ध एवं आत्मनिर्भर उत्तराखंड राज्य के निर्माण का संकल्प लें। संकल्प लें नए जीवन का, संकल्प लें नए उत्तराखंड का, संकल्प लें गति का, संकल्प लें उन्नति का, संकल्प लें प्रगति का।
तो ये संकल्प लेकर अंत में मैं आज रोजगार प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को, सभी अपने भाई बहनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्राविधिक शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग को उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।